बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में ये वो मोड़ है कि जहां पर हलीफ जो हैं वो हरीफ बने हुए हैं और हरीफ हलीफ बने हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने वालिद साहब के लिए सदारत का वोट मांगने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने साथ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट देने की भी यकीन दहानी करवा दी। उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि वोट जो है वो महमूद खान अचकजई को दूं, लेकिन पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूं और हमने वोट ना देने का फैसला किया हुआ है। अब सदारत के वोट के हवाले से महमूद खान अचकजई साहब ने एक दरखास्त दायर की और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? जिसमें सेनेट, कौमी असम्बली, चारों सूबाई असम्बलीज, उसके पूरे अराकीन मौजूद हों तो तब इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होता है। अब जबकि मखसूस नशस्तों के हवाले से बहुत सी जगहों पे कौमी असम्बली में और दीगर सूबाई असम्बलीज में हलफ बर्दारी रोक दी गई और कुछ असम्बलीज ने वाकई तौर पे ये डिक्लेयर कर दिया कि जो ज़्यादा नशस्तें मिली हुई हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली थी, उनके वोट काउंट नहीं किए जाएंगे। अब सेनेट का हाउस भी मुकम्मल नहीं है। सेनेट में वो लोग जो सेनेट को छोड़ जाएंगे तो उन लोगों की अदम मौजूदगी में ये जो मखसूस हालात का इलेक्शन है, ये कौन सा रुख इख्तियार करेगा, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। और जो करारदादें मुख्तलिफ असम्बलीज के अंदर पेश की जा रही हैं, आज करारदाद पंजाब असम्बली में पेश की गई, इससे पहले केपी में और उससे पहले कौमी असम्बली में भी करारदाद पेश की गई थी। बानिए पीटीआई और दीगर जो सियासी कायदीन हैं उनकी रिहाई के हवाले से, तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, क्या हैं सुबह के दिन सदारती इलेक्शन, उसका मंजरनामा क्या होगा और अब तक राबिते कितने हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा यासर, मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? सदारती इलेक्शन किस बुनियाद पे हो रहे हैं? किस बुनियाद पे? वक्त उसका आ गया, वक्त है उसका। बड़ी बात है यार, वक्त तो ये भी था कि फार्म 45 आप आवाम को उनकी मर्जी मंशा के मुताबिक जो उन्होंने वोट दिए देते। वक्त तो ये भी था कि अदालतों के अंदर वो फैसले, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं यकीन वो याद दिला रहा हूँ कवानीन के तहत कि जनाब जो इलेक्शन में जिन लोगों ने अदालतों से रजू किया कितने दिन में फैसला देना है वो भी देते। इलेक्शन तो तब होता है ये सदारती इलेक्शन जब आप सुन्नी तहरीक को उनकी सीटें दे देते, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनकी सीटें दे देते। नहीं ना दिया आपने बांट दी अन्ना वंडे रियोड़ियाँ मुरमुर अपने घर। आपने कह दिया तू 4 तू ला, या 6 तू ला, या 5 तू ला, या 3 तू ला जा, ये तो आपने कर दिया। आप लेक्चर भी इसी तरह करवा देंगे यार, खत्म हुई बात। अब कर दें जी, मैं तो कहता हूं इलेक्शन के बगैर कर दें। आसवारी जरदारी साहब सदर, ओके, खत्म हो गई, बाकी सारा कुछ आपने कर लिया। क्या इन तमाम चीजों के बाद अवाम को सस्ती बिजली मिल जाएगी? क्या गर्मियों में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? क्या गरीब का बच्चा नौकरी पे जा सकेगा? क्या गरीब का बच्चा पढ़ सकेगा? ये मुझे यासर साहब आप जवाब दे दें। क्या इस रमजान में कोई खुशक रोटी जो है, कोई ऐसा शख्स होगा जो खुशक रोटी की बजाय सालन से रोजा रख सके? कितने लोग ऐसे होंगे जो इफ्तारी अच्छी तरीके से कर सकें? कितने लोग ऐसे होंगे जिनके घर में हफ्ते में 1 दिन चिकन पक सके, मटन तो छोड़ दें? कितने लोग ऐसे होंगे जिनके घर में घी सालन में डाल के सालन पक सके? ये मुझे बता दीजिएगा। बना दे सदर भी यार, कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना मुझे ना आपको, किसी को जरूरत नहीं है इस पे बोलने की। सदर भी बना दे, वजीर आजम बन गया, आगे चेयरमैन सेनेट भी बना दे, लेकिन मेरी कौम को आप क्या दे रहे हैं? क्या इस कौम को रिज़्क दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं? आज आप जैसे लोग एंकर जो है ना वो बोले ही नहीं। मुझे तो ये हैरानी हुई यासर साहब, आप भी नहीं बोले। औरत की अजमत का दिन है, वाकई औरत की अजमत का दिन है। हर दिन औरत की अजमत का है, माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में, टीचर की सूरत में। लेकिन वो औरतें जो आज भी बेचारी जमानतें मिलती हैं और आप उन्हें कह देते हैं जनाब फिर 1 महीने से नज़रबंदी, उनकी कोई वो औरतें नहीं हैं। फिर वो औरतें जिनकी महसूस नशिस्तें थीं, वो औरतें नहीं हैं? क्या रिहाना डार औरत नहीं है? बता देना मुझे। और भी बहुत सी, मैं एक एक नाम लूंगा फिर आ जाता जी नहीं आप पॉलिसी के मुताबिक नहीं चल रहे, पता नहीं केरी पॉलिसी तुसी बना छोड़ी थे। किसकी तरफ से आता? ओ यार मुझे क्या पता, यहाँ पे तो आपने ये काम कर दिया तो हिंदे वज़ीर आला पे मुकदमे दे दिए यार, सदके जावा ताड़ियाँ मैं पॉलिसियाँ तो
वज़ीर आला साहिबा को पता हो ना हो, आपने खुशामदी कर दी है तो इन्हें वज़ीर आला पर्चा दो, FIR। उन्होंने कहा फहश अल्फाज का इस्तेमाल किया। ओ भाई किए है ना, मैं अर्ज कर रहा हूं सजा दें, तहकीक तो करें। एक व्हाट्सएप पे दे के आपने FIR दे दी, मुझे समझ नहीं आती। फिर रोजाना जो सोशल मीडिया बड़ा होता है, वो जो एक पर्चियां फेंकी गई थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के हवाले से, याद है आपको? अब तो अदालत ने ये फैसला दे दिया कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद है, बाकी शहीद है वो, उसके फैसले के हवाले से कह दिया गया। तो उस वक्त जो उन्हें क्या किन अल्फाज से नवाजते थे उस पर FIR देंगे? आज तमाम सियासी जमातों के सोशल मीडिया को उठा के देख ले, FIR देंगे? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती यार, आप इस मुल्क का करने क्या जा रहे हैं? गरीब की सोचें गरीब की। मैं गुजारिश करूंगा यासर साहब इस प्रोग्राम के तवसत से कि जनाब वज़ीर आला साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया जो आप पैकेज दे रही हैं। मैं ये जेन्युइन कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन ज़रा आप पैकेज चेक भी कर लें, फिर उन पैकेज के जहाँ से रेट लगे हैं वो भी चेक कर लें। ये चीज़ें ज़रूर चेक कीजिए। लेकिन राना साहब एक कौन कहाँ से, आपने कहा ना करप्शन 1 रुपए की कबूल नहीं, ना बर्दाश्त करूंगी, चेक कीजिएगा कौन कहाँ पे कर रहा है। लेकिन एक और सवाल भी है ना सर, सवाल ही करना और कुछ ना करना। तो मेरा काम ही सवाल करना। जी करें मैंने 3 दिन पिछले देख ले आपसे कोई सवाल नहीं किया। लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में ये भी पूछना शुरू कर दिया था कि आपके नजरियाती इख्तलाफ हो गया राना साहब से, आप प्रोग्राम में दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं उधर क्या ताजी बयान करूं, मेरा तो काम ही सवाल करना है। सवाल ये है कि चले वो जिन्होंने माजी के अंदर आटे के थैले लिए थे अपने शनाख्ती कार्ड देने के एवज, उनका रिकॉर्ड तो हुकूमत के पास मौजूद है। अब वो सफ़ेद पोश तबका जो पेट नंगा करके किसी को नहीं दिखा सकता, जिसने अपने बच्चे भी पालने हैं, और इस महंगाई के दौर में जब माह रमज़ान सर के ऊपर है और कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं, उसका क्या बनेगा? कौन सी कीमत बढ़ी है यार? जाने दो यार, 5 रुपए किलो प्याज है, 4 रुपए की रोटी है, ठीक है, 10 रुपए किलो सब्जी है। अच्छा यासर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? ये किताब बंद कर दें जिसके आगे रेट लिखे हुए हैं। ये कौन सी किताब है? ये मैं तो नहीं कह रहा यार, ये तो मेरे कायद ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इक़्तिदार आने दें, 4 रुपए की रोटी होगी, 10 रुपए किलो सब्जी होगी, बिजली का यूनिट पुराने रेट पे आ जाएगा, डॉलर पुराने रेट पे आ जाएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। ये मैंने तो नहीं कहा था। अब हुकूमत की वज़ीर आज़म कौन है जी? बता दें ज़रा, नाम ले लें। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। वज़ीर आला पंजाब कौन है? मरियम नवाज साहिबा। ओके, हो गया। और अब सदर कौन आने वाला है? आसिफ अली जरदारी साहब। ओके, तो इन दोनों ने और भी बहुत से नाम आएंगे कैबिनेट में यार। अभी ये तो यहाँ पर तो सुकून ले ले यार। अच्छा, आपको आ गया सुकून? मुझे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ। क्या? आपने कहा जी वो सफेद पोश, और सफेद पोश तो इन्होंने रहने को ही नहीं देना, ना गरीब रहने देना है, ना सफेद पोश रहने देना है। भाई बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत वो दे रहे हैं, उसी एड्रेस पे दे रहे हैं। अब एक यहाँ पे जाके चेक तो करें। अब तो 75% लोग, बल्कि इससे ज्यादा 85% लोग वो हैं, खुदा की कसम, जो इस रमजान में शायद सहरी और इफ्तारी सही ना कर सके, वो हाथ नहीं मिला सकते, वो लाइनों में नहीं लग सकते, वो जाके अपना शरारती कार्ड नहीं दे सकते। वो मुंतजिर है इस बात के कि शायद कोई साहिब हैसियत उठे, शायद कोई ऐसा शख्स आए जो खामोशी से रात के अंधेरे में उनके घर राशन दे जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने तो तस्वीर बनवानी है, मैंने तो तस्वीरें बनवानी हैं, मैंने तो हर सूरत में तस्वीर बनवानी है। यासर साहब, मैं ये पानी की बोतल लेके जाऊंगा ना, मैंने तो इसकी भी तस्वीर बनवानी है। मैं क्यों ना बनाऊं भाई? मैं किस तरह बताऊं कि मेरी कारकर्दगी बहुत अच्छी है? क्या बात यह है कि राशन आप कह रहे हैं कि सफ़ेद पोश, आइए ज़रा बाहर चल के देखते हैं कितने सफ़ेद पोश है। हर दूसरा शख्स नहीं, मैं कह रहा हूं हर शख्स ही सफ़ेद पोश है। चंद लोग हैं बेचारे, जो बेचारे, मैं इसलिए उनको कह रहा हूं कि अभी उन पर तलवार चंद दिनों बाद आनी है। सफ़ेद पोशों की तो बेइंतहा है। आप क्यों फ्री बांटते हैं, क्यों देते हैं फ्री? और यार सस्ता कर दें, आप लोगों को नौकरियां दे दें, आप लोगों को रोजगार दे दें, आप इतना सस्ता कर दें इसी चीज को कि हर शख्स खुद खरीद सके, हर शख्स हाथ मिलाने की बजाय खरीद के लाए। गरीब के बच्चे को नौकरी दे दें, एजुकेशन को फ्री कर दें, आप इलाज को फ्री कर दें, इन चीजों को फ्री कर दें। आप आटे का रेट थोड़ा कर दें, आप घी का रेट सस्ता कर दें,
आप जनाब सब्जियों की कीमतें कम कर दें। आपने सोचा है कि 3 दिन पहले 125 से 150 रुपए बिकने वाला प्याज अचानक 250 से 300 रुपए किलो किस तरह हो गया? बताए ना मुझे, किस तरह हो गया? ऐसे ही हो गया जैसे हर साल होता है। तो बस, तो फिर ये किसकी नाकामी है? चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उनकी नाकामी थी, अब इनकी हुकूमत है, इनकी नाकामी है। इनको ये नाकामी मानना पड़ेगी। मान इसलिए नहीं रहे कि जनाब क्या कहेंगे कि जनाब हम नाकाम हो गए। मैं तो सुन रहा हूं सुबह से, जनाब बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। मियाँ साहब की तस्वीर लगी थैले पे। और यार मियाँ साहब की तस्वीर ना, आप थैले की बजाय ना, एक बात सुने मेरी, आपने मियाँ साहब को मशहूर करना है ना। मशहूर है, इस मुल्क में सबसे ज्यादा सिगरेट बिकता है, सिगरेट की डब्बी पे लगा दें, ठीक है, उसके टिकट पे लगा दें किसी चीज की। तो यार इस तरह लगा देना यार आप। ये पैसा मेरा और आपका है, इस कौम का पैसा है। इस पर अगर तस्वीर लगाते मुझे बड़ी खुशी होती। किसकी? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, पाकिस्तान के परचम की, तो बहुत अच्छा होता भी। हाँ, वज़ीर आज़म होते मियाँ साहब, बिल्कुल लगाते आप। मेरी ये बातें बड़ी करत लगती होंगी, बड़ी, लेकिन मैं गलत बात नहीं कह रहा। जहाँ पे ये ठीक काम करेंगे हम इन्हें खड़े होकर सलूट करेंगे। हम एक बिल्कुल न्यूट्रल होकर प्रोग्राम करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बता दें, मैं एक दिन वो बात कर रहा हूँ कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह आटे तकसीम करना शुरू कर दें थैले, और उससे बानी PTI की तस्वीर लगा दें, तो फिर पर्ची हो जाएंगे। FIR लो, आप कहते हैं भाई FIR होगी। आप असम्बली में बात करते हैं तो अब आप बाकी जगह में बात करते हैं हो जाते, लेकिन उन्होंने तो अपने दौर में नहीं लगाई। मुझे बताओ, लगाई थी? नहीं। सबसे उनका बड़ा काम जो था वो था हेल्थ कार्ड। क्या हेल्थ कार्ड में तस्वीर लगी थी? वो हेल्थ कार्ड का तो सिर्फ परचम का रंग दे देने पे शोर मच गया था ना। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जनाब सब के सब लोग जाएं, जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, किसी भी जमात से तल्लक है, वो वही शनाख्ती कार्ड तो आपका हेल्थ कार्ड है। यही हुआ ना, यही हुआ यासर साहब, यही हुआ था। उसके बाद आप आज जरा, मैं जरा आज आप बड़े दिन बाद आए हैं, बड़े खाने शाने खा के आए हैं, और दावतें उड़ा के आए हैं। लोग मुझसे ही पूछते रहे यासर साहब किधर गायब हो गए, तो वजारत मिल गई उनको। मैं कहा जी कोशिश तो बड़ी है, लेकिन अभी मिली कोई नहीं उनको। तो मैंने कहा शायद मिल जाए आपको। दिल्ली दूर हस्त उन्होंने ऐसे वंडी दिया ने हम लोग, इसे एनजी ने। मैंने कहा मुझे एक बात बता दे भाई, आपने वो जो पैकेज दे दिया है, अच्छी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, इस पर हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन क्या वो पैकेज जो दे रहे हैं, जिस तरह पहुँचा रहे हैं, मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उसकी फुटेज भी लेके आऊँगा। अच्छा, अब क्या निकाल लिया आपने? मैं निकालनी है ना, जिसके घर गया है मैं आपको दिखाऊंगा कौन कहाँ पे बेच रहा है। इमाउंट रिकॉर्ड टीवी पे कह रहा हूँ, बेचे जा रहे हैं। कौन कहाँ पे बेच रहा है, चलें ले आएंगे लेटर, इजाज़त दें। हुकूमत जो है यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि हुकूमती तर्जमान भी आए, हम उनसे कहेंगे जनाब ये आपने पैकेज दिया है और ये आपका रेट है जो आपने अदा कर दिया है, लेकिन आपने जो रेट अदा कर दिया, ज़रा इसकी कीमत अभी बाजार से ले लेते हैं, क्या इतने में ये है? तो फिर चूना लगाने वाले को पकड़ें, उसे सरे बाजार, उसको सजा दें, उसको पता चले कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अवाम को अगर आप अवाम की दहलीज पे कहते हैं राशन पहुंचेगा, वैसे हूं तक तो मैं चंद लोगों को देखा मिलते, तो फिर मैं देखूंगा ना। अच्छा, मायार के हवाले से वज़ीर आला ने बात की है कि मायार पे कोई समझौता नहीं है। मायार कैसा है? अल्लाह क्वालिटी, अल्लाह की ज़ात ना सब किससे महफूज रखे भाई। मैंने तो अभी एक थैला देखा है, एक जगह पे मुझे किसी ने बुलाया, उससे मुझे वो थैला दिखाया। उस थैले के अंदर जिस क्वालिटी की चीज़ें थी, ठीक थी क्वालिटी, कोई इसमें मैं दूसरी राय नहीं, बिल्कुल ठीक थी क्वालिटी। लेकिन वो चीज़ें जिस कीमत में गई थी, उस कीमत से मुझे बड़ा इख्तिलाफ था। उस कीमत में वो जाती नहीं, उस कीमत की वो है ही नहीं। मैं कल प्रोग्राम में फुटेज के साथ ले आऊँगा ना, तो आप ज़रा देख लीजिएगा, फुटेज के साथ आ जाएगी ना सारी चीज़ यासर साहब, तो फिर वो भी आ जाएगी। और मैं वो रेट लिस्ट भी ले आऊँगा जो हम अदारों के नाम ऊपर से काट देंगे ना। क्या काट देंगे? अदारों के नाम ऊपर से काट देंगे ना, जान से लिए हैं। अच्छा, तो काट देंगे ऊपर से और चला देंगे, बाकी दिखा देंगे। तो यासर साहब सफ़ेद पोश है, सफ़ेद पोश इस पाकिस्तान में बेइंतहा है। आप सदर भी बन जाएँ, आप वज़ीर आज़म भी बन जाएँ, मैं कह रहा हूँ वो जो आपने मुफ्त में सीटें ली हैं ना, उसकी जगह बाकी PTI के जो अंदर लोग मौजूद है ना, उस बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनको भी कहीं दफन कर दें।
उनसे भी सीटें ले लें, उनको भी नाहल कर दें, ले लें उनसे भी सीटें वापस, लेकिन इस मुल्क को सुकून दे दें, इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर कर दें। आपकी राह में कोई रुकावट नहीं होगी, सबको कर दें, किसने पूछना है आपको, कोई रुकावट नहीं होगी आपकी राह में, सबको कोई ना कुछ कर दें। मसलन आज जिस तरह वो सुनने में आया कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी एक एप्लीकेशन चलेगी 62F1 की कि ये कार्रवाई करें। मैं अगर सदके जामा की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर होती कोई नहीं। बड़ा मुस्कुराहट है यासर साहब आपके चेहरे पे, बड़ी मुस्कुराहट है और जो खुश तुसी यासर साहब, बात बड़ी सीधी सी है। मैं एक बात कहता हूँ, सब कुछ ले ले, इस मुल्क को कुछ दे दें, हम एक कर्जों से निजात दिला दें। भूख से तो हम मार ही रहे हैं ना, और भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप कर्जे लेने छोड़ दें, वो मियां साहब एक कौम बना दें। मियां साहब के साहबजादे भी आ रहे हैं, हो सकता है बेहतरी आ जाए। हैं मियां साहब के साहबजादे भी आ रहे हैं ना, डॉलर लेके। हाँ जी, डॉलर लेके कारोबार पाकिस्तान में करने लगे। हाँ, तो कहते हैं कारोबार पाकिस्तान में कर लेंगे। पक्की बात है यार, ये तो देखें, मैं इस पे अब इस तरह सलूट करूंगा, इस तरह सलूट करूंगा, अगर कारोबार वो पाकिस्तान में करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान आते हैं, तो फिर भाई फिर ये वो तमाम सियासी लीडरों से बेहतर है। मैं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। और अगर वो इसलिए आ जाते हैं कि अपने मुकदमात ख़त्म करने हैं, तो फिर ठीक है, चलन दो, जो होता है। इस अवाम की किस्मत ऐसी है, इस अवाम ने फिर इसी तरह रहना है, इस अवाम ने फिर इसी तरह जिंदाबाद मुर्दाबाद, जीवे जीवे, आवे आवे, जावे जावे, इसी के नारे लगाते रहे। चलो होता है, देखने दे, सारा कुछ जो है इसी तरह चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर यही होगा ना, इसके अलावा क्या होगा? जो हो रहा है वही होता रहेगा। यार जो हो रहा है कि आप ब्रेक पे चले जाते हो, जो आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, वो मुझे बताया, आपने कहा उनके बेटे आ रहे हैं, वो कुछ इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो मैंने कहा कि लेके आएंगे ना। नहीं है, पक्की बात है, पक्की बात है, और पक्की बात, अगर वो इन्वेस्टमेंट ना लेकर आए यासर साहब, तो मैंने आपको प्रोग्राम में पकड़ना है। नहीं, पक्की बात तो मियां साहब नहीं बता सकते, तो मैं क्या बताऊं? नहीं, आप क्यों नहीं बता सकते? लो एक ब्रेक लेते ना, चलिए। जीडीए की रहनुमा सायरा बानो साहिबा एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त सदारती इलेक्शन वाला मामला, फिर करारदादें जो असम्बलीज़ के अंदर पेश की जा रही हैं सियासी कैदियों की रिहाई के लिए, फिर महमूद खान नचकज़ई साहब की एक दरख्वास्त इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होने पे, आने वाले दिनों में ये जो अनरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल, क्या इसका ख़ात्मा हो जाएगा? IMF ने जो जवाब दिया है, IMF ने ये कहा है कि $8 अरब की जो कर्ज़ है मुख्तलिफ़ किस्तों के अंदर, वो हम दे देंगे, हम उसमें आपको कर्ज़ देने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अंदरूनी मामलात के अंदर हम मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को पैगाम ये दिया है कि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट इस वक्त आपके मुल्क के अंदर है, इसको ख़त्म कर लें ताकि आपका मुस्तकबिल ठीक रहे, करप्शन का खात्मा करें और ज़ीरो टॉलरेंस उसके ऊपर रखें। ये डायरेक्शन या सिफारिशात IMF की तरफ से आई हैं। तो मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सायरा बानो साहिबा, इस वक्त अगर देखा जाए, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि मसाइल इतने गंभीर हैं कि कोई तन्हा जमात हल नहीं कर सकती, तो मजमूई तौर पर सबको मिलकर आगे बढ़ना है। इस पर क्या राय रखती हैं? 75 सालों से ये अल्फाज सुन रहे हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं, हम नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, इन तमाम मसाइल से आईनी हाथों से निपटेंगे। अब कोई नया फिक्रा ढूंढ लें। जो हुकूमत आती है वो आके हमें ये वाला बताती है कि पिछला खजाना खाली था। 75 सालों से तो यही आगे पीछे होके सारे, और ये चले 35 साल हम आमरीत के लगा लें, बाकी यही पार्टीज थी। तो मुल्क के गंभीर हालात किसने किए? राना साहब ने किए, आपने किए या मैंने किए? किसने किए गंभीर हालात? तो अब हर किसी को पता है कि ये जिस हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो एक नाजुक माशी सूरत हाल हम लोगों को, वो कहते हैं ना कि पैदाइश पर हर बच्चे को तोहफा मिलती है ये, तो अब उसको अपनी फेयर सेविंग के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी ये कौन सी बात हुई? अच्छा, एक दो सवाल मेरे छोटे छोटे हैं। एक तो बता दें कि क्या आपकी जमात जो है उनके अरकान हलफ उठा के वोट देने जा रहे हैं? किसी को ये हलफ उठाना ही नहीं, हलफ उठा लिया है, वोट देना नहीं। एक तो ये बता दें कि नहीं, वोट नहीं देना, मेरे ख्याल में हलफ नहीं उठाया और वोट हम नहीं देंगे। हम तो इस इलेक्शन को सिरे से मान ही नहीं रहे, और जो हमारे एहतजाज है वो जारी रहेगा इस क्या कहते हैं मुसल्लत हुकूमत के खिलाफ,
जब तक ये हुकूमत चाहती नहीं है, हम लोग अपना मतलब जो हम लोगों का राइट है एहतजाज का, वो अपनी हम लोग करेंगे। हम नहीं मान रहे इसको। अच्छा, दूसरा भी मेरा छोटा सा मान नहीं रहे तो वोट किस चीज़ का? हसन नवाज और सैन नवाज साहब सुना पाकिस्तान आ रहे हैं, और तो यासर मेरा साथी कह रहा है कि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। तो ये हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब जब अदालतें बुलाती थी उस वक्त तो आते नहीं थे। ये अब तो वो बहरा की हुकूमत है, चाचा उधर हैं, अबू भी हैं सर पे दस्ते शफकत रखने के लिए। वैसे इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, मतलब वो जितना भी यहाँ से लेकर गए थे वो सब कुछ बेच उठा के आ रहे हैं। नहीं, वो अपना कारोबार कहते हैं कि सुनने में आ रहा है कि कारोबार शायद पाकिस्तान में वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करे। बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या, जैसे वो क्या कहते हैं, सलमान शहबाज ने सोलर का एग्रीमेंट किया था कि वो सोलर वहां से दे के लोगों को किस्तों पे देने और इसके ऊपर चूना लगाना है। कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पर? जो मादनी ज़खायर निकले हैं वो आके उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब तो खेत खलियान ही बचे हैं। हाउसिंग स्कीम तो बहुत ज्यादा बन चुकी है कि चप्पे चप्पे पे एक नई बिल्डिंग खड़ी है और एक हाउसिंग स्कीम है। इन्वेस्टमेंट किस चीज में लेकर आनी है? क्या बहुत अच्छे किस्म के हॉस्पिटल्स बनाएंगे लोगों के इलाज मुआवजे के लिए जिसमें चैरिटी वर्क होगा, या लोगों को तालीम के साथ तरबियत भी देंगे? मुझे भी तो पता चले। हाँ, PIA का प्राइवेटाइजेशन का सुन रहे हैं तो वो हो सकता है कि एक नई एयरलाइन बने। बाकी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ इन्वेस्टमेंट किस चीज में आ रही है। अच्छा साहिरा बानो साहिबा, आप लोगों ने कहा कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे, हलफ नहीं उठाएंगे, हम इस इलेक्शन को मानते नहीं है। एतजाज़ एहसन साहब ये राय रखते हैं कि माजी में PTI ने जो 140 बंदों समेत कौमी असम्बली से इनखला हासिल कर लिया था वो एक अच्छा मूव नहीं था। अगर 140 होते तो ये 91 से ज़्यादा वहाँ पे बात हो सकती थी। तो उन्होंने कहा कि अब चलें, अच्छी बात है कि उन्होंने असम्बली के अंदर बैठने का फ़ैसला किया है, असम्बली में रिटेलिएट करेंगे। तो आपको क्यों लगता है कि असम्बली के बाहर रिटेलिएशन ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है? वो आपको शायद पता नहीं है कि हमें सीट्स कितनी मिली हैं 2 सूबाई असम्बली की। वो भी पीर साहब ने फरमाया है कि ये गलती से सीट्स आ गई है जो कि हम वापस करते हैं सरदारी साहब को, कि कहीं बड़े नाराज ना हो जाए। आपने कॉन्फ्रेंस में सुनी, तो ये हम तो वापस कर रहे हैं गुड जेस्टर में। ये गलती से 2 बंदे जीत गए, इसको वापस ले लें आप। और बाकी जो एहतजाज एहसन साहब ने कहा, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि वो PTI का बहुत गलत फैसला था। और मजे की बात है कि जिन्होंने उस फैसले को वो कहते हैं ना कि जिन्होंने तायद की और जिन्होंने जबरदस्ती असेंबलियों से निकलवाया, सबसे पहले वो भी पार्टी से निकले। सब लोग थे जिसमें, अब मैं बार बार कहती हूँ तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, फवाद चौधरी साहब थे, फारूक हबीब थे, परवेज खटक थे, और भी ये परवेज नहीं, आप तो उनके इत्तेहादी परवेज खटक साहब भी उसमें शामिल थे। किसमें? कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दें, उस कहने में। अरे उन्होंने तो कहा था, वो खड़े हुए तो हमने कहा शायद कोई अच्छी बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले फखर इमाम साहब ने, फतियाना साहब ने, गौस बख्श मेहर साहब ने बहुत समझाया था कि बेनजीर साहिबा ने जब इलेक्शन से बायकॉट किया था, फिर वो उसको आखिर तक रिग्रेट करती थी कि एक जमहूरी अमल से नहीं निकलना चाहिए। और उस वक्त मैं सबसे ज्यादा पेश थी, और जो कि मतलब मैं सब खवातीन की नुमाइंदगी कर रही थी। मैंने कहा मैं बोलती हूँ, और तो यही मैंने कहा कि आप लोगों के पास लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा होगा, आपके पास पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी, हर चीज में आप कर सकते हैं। मगर आप सोचें कि ये साजिश कितनी बड़ी थी कि बहुत आसानी से लीडर ऑफ अपोजिशन भी छोड़ दिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी छोड़ दी, फिर जो नैब का कानून ये वो, अगर ये होते तो कुछ भी ना होता। आफ्टर 3 मंथ इलेक्शन हो जाने, आप ये कहती हैं कि वो अंदरूनी तौर पे साजिश हुई थी? जी हाँ जी, बता रही है। तो फिर खटक साहब ने फिर खड़े होके कहा कि जी मैंने अवाम की राय पूछी थी, अवाम ने कहा कि हमें असेंबली में नहीं बैठना चाहिए। ये 3-4 लोग थे, इनका तो बस नहीं चल रहा था कि ये अगर कोई ना माने तो ये उधर एरिया रगड़ के रोना शुरू कर देंगे। अच्छा, उसमें परवेज खटक, फवाद चौधरी, आप कह रही हैं फारूक हबीब 2-3 और एमपीए कह रही हूँ, MLA थे, ये क्या कहते हैं, शुमाली पंजाब के, मैं नाम थोड़ा वो हो गई हूँ, मतलब ये 8-10 लोग ही थे जिन्होंने कहा असेंबली में बैठना ही नहीं है। वरना वहां पर बैठा हुआ हर बंदा इस फैसले को वो कर रहा था कि हमें असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए, हमें असेंबली में बैठना चाहिए और इनके लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने इतना ज्यादा किया था कि यकीन नहीं करें कि अफसोस हो रहा था कि वो कहते ना कि
सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए और फिर उसके बाद तो आपको खुश पंजाब होना गवर्नमेंट चाहिए, भी छोड़ दी और आपको खुश होना चाहिए, गवर्नमेंट भी छोड़ दी। आपको तो ये खुश देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। जी मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, लेकिन आप तो को खुश होना चाहिए। आपके सूबे से सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और बड़े बाइख्तियार आ रहे हैं, अब तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं, वो सदर पाकिस्तान के इख्तियारात तो ले लिए गए थे ना 16 माह में, काफी कम हो गए थे। और अभी तो शायद पता नहीं, मुझे अल्फाज समझ नहीं आ रहे। अभी बिलावल ने शायद मजाक से कहा था कि क्वीन ऑफ एलिजाबेथ जो लंदन की क्वीन है कि उनके जैसे इख्तियारात हैं। नहीं तो फिर किस मंतिक और मसलहत के तहत आप समझ रही हैं कि वो ये नशिस्त लेना चाह रहे हैं? बस एक आप देखिए अब इसमें क्या वो होता है, अपनी ये आईनी ओहदे इन्होंने अपने पास रखे हैं कि उसमें जो भी करना है, या पता नहीं आगे क्या सोच आए हैं इन लोगों की। जाहिर है कि इतनी बड़ी डील हुई है, इतने बड़े पैमाने पर एक सूबे की डील हुई है और बलूचिस्तान भी दिया गया है, तो इसके पीछे कुछ तो होगा ना। इसके पीछे सिर्फ सामने सिर्फ आपको सियासत नजर आ रही है, सियासत नहीं है। अच्छा ये तो बता दें, ये निकाह कितना अरसा रहेगा? क्या ये हनीमून पूरा कर सकेंगे? नहीं, क्या ये हनीमून पूरा कर सकेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये सारा वो हो रहा है। देखिए आप बाकी पार्टीज का देखिए ना, एमक्यूएम है, बीच में काफ है, पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है हमारे मीडिया ने भी इतना ज्यादा मतलब जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह का है, तो मुफाहमत बादशाह दी मर्द थी। और किसी वक्त ये जो छोटी जमातें हैं जो बात है, ये किसी भी पलड़े में आ जाएंगे। और अल्लाह करे कि ये अब जो मुल्क कौम के लिए बेहतर हो। वैसे तो ये वाले सूरतें बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। जो 35 साल बाद भी माँ बचपन से हम इनको वोट मांगते देखते रहे, वो उन्होंने भी बाल चले गए तो साढ़े भी चिट्टे हो गए, और अभी तक वो वोट और वही आवाम की खिदमत का वादा कर रहे हैं कि हम आ गए तो हम ये खिदमत करेंगे। सायरा बानो साहिबा, ये तो नहीं हो सकता कि मुस्तकबिल करीब के अंदर निकाह खाही तनसीखे निकाह की दरख्वास्त लेके आ जाए? हो भी सकता है, आपके वजीर आजम भी बदले जा सकते हैं। अब जाहिर है, अब इतनी छोटी बहन देखें, अब आपको मैंने कहा था कि पसंद आई है, और वो इतनी पसंद आई थी कि वो पसंद आने नहीं थी, अखा खुल गई। वो कहते मैं सच्ची बता रही हूँ कि ये कहाँ था, ये हीरा कहाँ छुपा हुआ था। अच्छा ये तो बता दे मुझे, सुना है कि इस बार दुल्हन जो है वो भी सिंध से आ रही है और उम्र भी कम है उसकी। नहीं, आवाज नहीं आई आपकी। मैं कहा सुना है अब जो नई दुल्हन आनी है वो सिंध से आनी है और उसकी उम्र भी कम है। हाँ, कुछ ऐसा ही है, ये बीच में बदलेगा सब कुछ, आप जानते नहीं है। बस ये थोड़ा सा ये हो जाए, अभी तो ये बजट का हो जाए, क्योंकि पहले तो ये संभाला नहीं जा रहा था ना। अब देखिए अंदर ही अंदर कोशिश तो जारी है पीटीआई से, और अब पीटीआई वाले क्या करते हैं। और काफी सारे लोग आए हैं, मतलब इतने सारे नजरियाती भी नहीं है इसमें से, क्योंकि जो नजरियाती हैं वो तो बेचारे जेलों में हैं। फिर पता नहीं इनको कैसे आने दे दिया, इलेक्शन भी जीत गए, फिर असेंबली तक भी पहुंच गए। देखिए आगे गेम जो। अच्छा साहिरा बानो साहिबा, आप क्या समझती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा इसलिए नहीं ली थी कि पहले उन्होंने कह दिया था कि सादा अक्सरियत नहीं होगी तो वजारत उज़्मा नहीं लेंगे। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर फैसला हो जाता है, बिलफर्ज यही फैसला हो जाता है कि वो नशस्तें इसी तरह बांटी जाएंगी जिस तरह बांटी गई, तो 2/3 अक्सरियत तो 224 की बनती है, ये तो 230 हो जाएंगे। तो क्या मियां साहब का आने का फिर भी चांस लगता है? नहीं जी, उनका नहीं लगता। वो मतलकल अनान हुकूमत ही चाहते हैं। नहीं तो इसका मतलब बड़ी बहन, इसका मतलब बड़ी बहन जो है कुंवारी रह गई। नहीं, बड़ी बहन कुंवारी नहीं, कि बड़ी बहन अपने, सच्ची मैं बात बता रही हूँ कि देखिए कोई बात होनी चाहिए, और उनका एक असूल है, उस असूल पर उन्होंने इनको खामोश रहने का बोला है, लेकिन वो ज्यादा देर खामोशी नहीं चलेगी। जब बहुत ज्यादा खामोशी होती है, आप स्प्रिंग को दबाएं तो स्प्रिंग पूरी ताकत से निकलता है बाहर। ये जिस दिन मियां साहब बोले उस दिन तो बस फिर बैजा हो जानी। आपको नजर आता मियां साहब बोलेंगे? जी, मियां साहब बोलेंगे। मियां साहब के अंदर जितना गुबार है, मियां साहब बोलेंगे। ये बस थोड़ा वक्त आ जाए, थोड़ा सा आगे मामला, ये जरा IMF की किस्त आ जाए, ये बजट निकल जाए, फिर ये होगा। वो मौलाना साहब जितना बोलेंगे या मौलाना साहब से ज्यादा बोलेंगे? मौलाना साहब तो इतना कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं, मतलब अरबाब इख्तियार सीरियस कोई लेंदा नहीं पिया।
तो वो देखिए मौलाना साहब की पार्टी ने कहा था बहुत पहले कि हिस्सा बकदरे जुस्सा, सारी लड़ाई हिस्सा बकदरे जुस्सा की है। इसमें कोई आवाम, अब तो देखिए कोई आप भले पुरानी स्टोरी सुनाए, किसी के जमीर जागे ये जागे, अब हम लोग इतने यूज टू हो चुके हैं कि हमारे कान पे जू तक नहीं रेंगती। कोई अब आके हमें राज भी बता दे तो हम कहें है अच्छा ओके, लेकिन वो हमें पता होता पहले से। आप पार्लियामेंट की रुकन रही हैं और बड़ी कानून साजी के वक्त आप बोलती भी रही हैं, बड़ा कुछ होता रहा है। आप समझती हैं कि महमूद अचकज़ई साहब ने जो दरख्वास्त दी, जो एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन में कि इन इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, अभी तक कोरम पूरा नहीं है, अभी अरकान असम्बली की नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हुआ, और अगर वो आइनी तौर पर ठीक थी तो आप क्या समझती हैं कि ये जो इलेक्शन होगा ये किसी वक्त भी ख़तरे में जा सकते हैं? जा सकते हैं। अब ये इस किस्म की एप्लीकेशंस और देनी भी उन्हीं को ना कि वो उसी अतार के लौंडे से दवा लेनी है वापस से जिन्होंने इस मुल्क में ये सारी खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की और एंटी स्टेट इलेक्शन करवाए। वो दवाई भी सीधे कुछ जाके लेनी के लिए एप्लीकेशन और ये कर ले और फिर वो करेंगे और फिर उस पर JIT बनेगी, JIT में भी यही लोग होंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट को देखे, वहां से कोई बयान आया है? जैसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने बाहर मतलब आके कुछ कहा है? लोग पीट रहे हैं, एक दूसरे का सर वो कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, रोना पीटना मचा हुआ है। जो फैसले महफूज होते हैं ना, आप और मैं महफूज नहीं है, फैसले महफूज हैं। तो फैसला ये भी महफूज हुआ होगा, वो सिर्फ टाइमिंग, हमारे मुल्क में टाइमिंग का बहुत ख्याल रखा जाता है, आने जाने की टाइमिंग नहीं, जमीर जगाने और सुलाने की और मसले उठाने और गर्द उन पे बिठाने की टाइमिंग का। अच्छा साहिरा बानो साहिबा, क्या आपकी वो जो तहरीक है, वो जो एहतजाज है, उसका दायरा कार वसी होगा या फिर जितना एहतजाज करना था कर लिया? नहीं जी, ये होगा। अभी ये जो PTI के एहतजाज हो रहे हैं 10 को, तो उसकी भी हम लोगों ने हमायत की है। हमारे कारकुन वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर आगे आपको पता है कि रमज़ान आ गया है, तो वो फिर ईद के बाद बदीन में बड़ा जलसा होगा और उसके बाद हम ऐसे ही जलसा करेंगे और एहतजाज अपने हम जारी रखेंगे हर फोरम पे। अब उसको दायरा कार उसका कहाँ तक जाता है वो अभी वक्त से पहले की बात है। इसका मतलब है कि 10 तारीख को बहुत बड़ा कोई एहतजाज होने जा रहा है, तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं। PTI ने कहा है कि एहतजाज तो हमने तो उनकी हिमायत की है, उस एहतजाज की, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। जहाँ 4 बंदे इकट्ठे होते हैं पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस बाकी तो जो इस वक्त कराची में हालात हैं कि हर दिन में तकरीबन 3 से 4 मोबाइल छीनने की और कत्ल करने की वारदातें हैं, उन पर तो काबू पा नहीं सक रही और 69 लोगों पर ही उनका बस चलता है। अच्छा, उससे पहले आप लोग IMF की बात कर रहे थे। जी जी, IMF अपने क्लाइंट को नहीं छोड़ती, हम क्लाइंट हैं इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान। तो अच्छा खासा उनके पास मुर्गा आ रहा है, वो क्यों छोड़ेंगे? तो आप आने वाले दिनों में कोई रिलीफ देख रही है? नहीं जी, कोई रिलीफ नहीं देख रहे। अब जैसे सिंध में यहाँ पर अवाम के लिए जो हुक्मरानों के लिए तो होता ही होता है। नहीं जी, 7 रुपए बिजली के यूनिट बढ़ गए हैं, अभी उससे और ज्यादा बिजली बढ़ेगी और उसके बाद उसी हिसाब से यहाँ पर तो सिंध में अभी रेट लगना शुरू हो गए हैं फी AC 5000 के हिसाब से। और ये इसी तरह चोरी करवाएंगे और गर्दिशी कर्जे बढ़ेंगे और आप और हमारे टैक्सों के पैसे से इन लोगों ने याशिया करनी है, तो रिलीफ तो नहीं मिलेगा। अभी सुना सिंध हुकूमत 22 अरब का राशन बांटेगी गरीबों में। उससे पहले जी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें से अपना हिस्सा निकाला जाता है और फिर उसके बाद जो हमारे ताजर बिरादरी है माशाल्लाह से, वो रखा हुआ 2 सालों का पुराना सामान उन थैलों में बांट के गरीबों को दिया जाएगा और 22 अरब की इमदाद ऐसे बांटी जाएगी कि ना देने, वो कहते हैं ना कि ऐसे दो कि किसी को पता भी ना चले, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को खबर ना पड़े। इधर अब 22 अरब का राशन ऐसे बटेगा कि जिसको दिया जाएगा उसको भी नहीं पता चलेगा कि मुझे मिला है या नहीं मिला। अच्छा, पंजाब की सूरत हाल पे क्या राय रखती हैं? वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि मायार के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, दहलीज के ऊपर राशन फराहम किया जाएगा। और तस्वीर भी मियाँ साहब की है, बड़े मियाँ साहब की। देखिए तस्वीर तो तब लगाए ना, एक तो मुझे इन तस्वीरों से बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपकी अपनी ज़कात हो, माशाल्लाह खरबों-पति हैं, पद्मों-पति हैं, अपनी ज़कात भी निकालें तो ये सब राशन अपनी ज़कात निकाल रहे हैं, भले फिर अपनी तस्वीर लगाएं, अब्बा की लगाएं, किसकी भी तस्वीर लगाएं। जैसे यहाँ पर इस इलेक्शन में मैंने देखा है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान के पैसे, मैं तो समझ रही
मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जिस वक्त ये बिल पास हुआ तो उस वक्त सब लोग सोए हुए थे क्या? उनको नहीं पता। अब ये यहाँ पर जी आप जब अपनी जेब से पैसे दे रहे हो तो फिर आप तस्वीरें लगाएं और नाम रखें। हुकूमत पाकिस्तान का पैसा, अवाम के टैक्सेस का पैसा, कोई अपना जाती पैसा तो नहीं है जो अपनी तस्वीरें लगाकर आप दान पुण्य कर रहे हैं। अपने पैसों से कर लें। बेटे की शादी पर भी तो अरबों रुपए खर्च हुआ था, तो कोई थोड़ा सा कर दें, इंसान के आखिरत के लिए अच्छा होता है। साहिरा बानो साहिबा, मुस्तकबिल करीब के अंदर ये हुकूमत कितना अरसा ठहरती हुई देख रही? नहीं देखिए, ये एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। अब जैसे पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे लिए, वजारतें नहीं ली कि लोगों के सामने जाना पड़ेगा, लेकिन बजट में वोट तो देना पड़ेगा। जब आपने वोट दी थी तो इसका मतलब है कि आप शामिल हैं। ये इनका आपस में होगा। प्राइवेटाइजेशन ले लें, पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं होती। नून लीग अभी प्राइवेटाइज करेगी पीआईए, क्योंकि अब उसमें कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी खाने को नहीं बचा। अब अगर वो फ्लाइंग ये जो क्या कहते हैं, कोई भी जहाज ना चले, सब ग्राउंड हो जाए, ये तब भी पीआईए फायदे में होगी, नुकसान में नहीं होगी, क्योंकि वो तनख्वाहें तो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है लोगों को। तो इन सब चीजों पे इनके इख्तलाफ होगा। तो देखिए फिर आगे क्या होता है कि कब प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इख्तलाफ होगा और उसका मुस्तकबिल क्या निकलेगा, उसके लिए वक्त का इंतजार है। बहुत शुक्रिया साहिरा बानो साहिबा इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, सदारती इलेक्शन के हवाले से अब तक राबिते क्या हैं, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, चलें, ठीक है आपको प्रोसेस के ऊपर इख्तलाफ है और होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये अमूमी हालात नहीं है, अमूमी हालात में इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होता था तो तभी इंतखाब होते थे। लेकिन अब की बार महमूद खान अचकज़ई का इंतखाब जो किया गया, उनको नॉमिनेट जो किया गया है सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से, उसमें बुनियादी वजह क्या देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। आपका वज़ीर आज़म है एक बड़े सूबे से, और बलोचिस्तान बड़ा एहसास कमतरी का शिकार है। निगरान वज़ीर आज़म आपने लगाया बलोचिस्तान से, और अगर इस वक्त सदर आप बलोचिस्तान से बना देते तो मैं समझता हूँ बहुत से मसाइल हल हो जाते। वो कॉम्प्रस जो बात करते थे कि हमारी कोई सुनता नहीं है और उनके पास इख्तियार चला जाता, तो शायद बहुत से मसलों का हल निकल आता, उनकी सोच तब्दील हो जाती। जो सोच गलत, कुछ बहुत सी चीज़ें उसमें गलत भी थी उनकी सोच में, वो तब्दील हो जाती और पाकिस्तान के लिए वो सोचते, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करते, तो ये बहुत अच्छा हो रहा। दूसरी बात है यासर, आज महमूद अचकज़ई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उस बात को अगर ये लेकर चल पड़े तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 दिन या मैक्सिमम 10 दिन दे दें, हम ये सारा फार्म 45 से लेकर दीगर मामला, इलेक्शन, हर चीज़ हल कर लेंगे, लेकिन ये हल करेंगे पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। 10 रुकनी कमेटी बना दें, मेरिट पे फैसले कर लें। हम अपने कपड़े उतार के लोगों को क्यों दे रहे हैं, हम क्यों तमाशा बन रहे हैं? क्यों नहीं हम अंदर पार्लियामेंट के बैठ के ये सारे काम करते इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तानी अवाम के लिए? लेकिन मुझे समझ ज़ाहिर है कि क्योंकि कुछ करने वाले जो हैं, इलेक्शन कमीशन साहब ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी और कह दिया जनाब कि फौरी तौर पर आप इलेक्शन की तरफ चले जाए। आगे आपने इलेक्शन इतनी डिले कर दिया था, क्या फ़र्क पड़ा? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, इलेक्शन नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ा? किसी पे तो हिंदी अदालत लगी, कोई गिरफ्तार हुआ, किसी के ऊपर कोई ऐसा केस चला नहीं ना चला यासर साहब। तो अगर इस मुल्क की मुल्क में मुफाहमती अमल के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए, और ये सारा कुछ अगर हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता? कानूनी तौर पे 12 दिन में सर फॉर्म 45 जो है वो सबमिट करवाने हो गए सबमिट, तो वो भी नहीं हुए, नहीं ना हुए, तो वहां पे क्या हुआ? तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना हुआ। फिर उसके बाद जो सबमिट हुए, क्या सदके जावा में टोटल वोट जो कास्ट में है उससे ज्यादा एक उम्मीदवार को डाल दिया आपने। तो यार नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। वो इतनी तेजी में काम किया कि कुर्बान जाऊं मैं इन पे। कैलकुलेटर नहीं था ना उस वक्त पास में, इनके पास कभी भी नहीं होता कैलकुलेटर, ये इसी तरह करते हैं। लेकिन इसका जवाब आवाम मांगती है। आप जब तक अवामी नुमाइंदों को तरजीह नहीं देंगे तो आप मत सोचिए कि आप इस्तेहकाम की तरफ चल जाएंगे। इस वक्त मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की, सियासी इस्तेहकाम की और मुल्क की सलामती के हवाले से सबके इकट्ठे होने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा एक बात तो मुझे बताएं, आप सबसे मुज़ाकरत कर रहे हैं, आपने सबसे मुज़ाकरत कर ली,
तो मैं तो सरबरा पीटीआई को इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसकी हमायत करता हूँ लामिया की, और करें बिल्कुल इंक्वायरी, जो मुजरम है उसे बिल्कुल सजा दे, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। आप भी यही कहते हैं ना, मैं भी यही कहता हूँ, सभी यही कहते हैं, इसमें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरा बाकी चीज़ें ये खुल के यार ये मज़ाकरात की टेबल सजनी चाहिए। देखिए आज मुशाहिद हुसैन सैयद अगर कह सकते हैं कि कहीं रहा करो, आप कहते हैं ना ये करारदादें पेश हो गई, तो होनी थी करारदादें पेश। मुझे पंजाब से बड़ी मायूसी थी यासर, मैं आपको खुली की बात हूँ, बड़ी मायूसी थी मुझे पंजाब के अरकान असम्बली से, बड़ी मायूसी थी। तो जीत कहते कि वो कम से कम एक अच्छी अपोजिशन हो तो हुकूमत अच्छे काम करती है, हुकूमत को पता होता है। मैं पहले तो बड़ा मायूस था, लेकिन अब कोई शक नहीं, वो आज बड़ा मैंने देखा उसको वहाँ पे राना आफ्ताब भी बोले, मैंने तैयाब राशिद सिंधु को भी देखा, मैंने अवैस उमर को भी देखा, वहाँ पे तस्वीर पकड़ के सरबराह इंसाफ की वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने चीज़ें की उन्होंने। लेकिन राना साहब एक बात बताइए कि आपको नहीं लगता कि पिछला जो दौरे हुकूमत था उसमें पीटीआई के कुछ लोग, जिनमें लोगों को नज़रियाती इख्तलाफ बहुत ज़्यादा था, तो वो रेशो 20-80% थी, लेकिन अब की बार बवजह मजबूरी उनको ऐसे लोगों का इंतखाब करना पड़ा है कि जो लोग अपने इलाकों के अच्छे शोहरत याफ्ता ना थे, टेक के खड़े रह सकते थे, धमका सकते थे दूसरों को, तो अब वो वाली लॉट ज़्यादा आ गई और अब रेशो अच्छे बोलने वाले 20% और दूसरे 80%। नहीं, ये बात नहीं, आपकी गलतफहमी है ना। हम अपने गले में ना वही तोप पहन के फिरते हैं, हम समझते हैं कि राना अजीम होगा, यासर रशीद होगा, फलां होगा तो काम चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अब जो लोग जीत के आए हैं, आप ये देखें नजरिया जीता है। पहली दफ़ा वोट पड़ा भिंडी को भी, चारपाई को भी, जहाज को भी, चिमटे को भी, वो तो जूते को भी, वो तो अवामी वोट आ गया ना। जो आया है क्या वो बोला नहीं? जो आया असेंबली में, अगर हमें बल्कि करने ये चाहिए कि हमें उन चेहरों को जो पुराने चेहरे हैं ज़रा उनको थोड़ा आराम देना चाहिए। हमें यंगस्टर को आगे लेकर आना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए जिनको पता हो कि आइन, कानून और असम्बली के अंदर किस लिए जाते हैं। लेकिन सर वो इसकी एक सादा सी अगर मिसाल दूँ, जी बताएं। कौमी असम्बली में वो एक खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब थे रुकन, वो आए और इस तरह वीडियो बना रहे हैं कि ये देखें ये भिखारी बैठे हुए हैं, ये देखें जी ये खुददार कौम बैठी हुई। अब ये एक है, और दूसरी तरफ उसके कुछ ही देर बाद बैरिस्टर गौहर उठ के बोलते हैं, उमर अयूब उठ के बोलते हैं, उनके दीगर जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो उठ के बोलती है। अब एहतजाज तो वो भी कर रहे हैं, बात वो भी कर रहे हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव पैराया कि दूसरों के ऊपर धाक बैठा दे और एक बाजारी तरीका है, तो उसकी बात मैं बुनियादी मैं बाजारी तरीका किसी भी सियासी पंजाब असेंबली में भी पहले दिन वो टेबल के ऊपर चढ़ के एहतजाज कर रहे हैं। ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा। हम ये कितने सालों से ये चीजें देख रहे हैं, कितने सालों से, जिसकी भी हुकूमत आती है दूसरी जमात यही करती है। हम इन रवायात को ख़त्म क्यों नहीं करते? हम इन चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं करते? जो शख्स आके वीडियो बना के ये कह रहा है मैं उसके भी हक में नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बेहतरीन अपोजिशन होनी चाहिए, बेहतरीन अपोजिशन जो तनकीद बराए इस्लाह करे, जो तनकीद बराए तनकीद ना करे, जो असम्बली के अंदर अपनी तनकीद के बलबोते पर इस बात को मनवाए कि वाकई ये काम ठीक था, ये गलत है, ये अवाम को इस तरह देना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए था, जो अवामी बात करे, ये तो ठीक है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाल लूँगा और मैं ज़्यादा हिट हो जाऊँगा, तो वो हिट ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो आखिरी बारी होगी उसकी। आप ये इस बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। आप याद करें ना, क्या शाह महमूद कुरैशी की तकरीर में कोई ऐसी बात होती थी? नहीं। इसी पाकिस्तान के अंदर, इसी पंजाब के अंदर चौधरी परवेज लाई साहब वज़ीर आला पंजाब थे, याद है आपको जी? कोई एक अपोजिशन लीडर, कोई एक अपोजिशन का शख्स जो जेल में था, क्या उसको रिलीफ नहीं मिला? क्या उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिले? होते रहे। क्या उनको अदालत में नहीं लाया जाता था? उसमें असेंबली में जो नहीं लाते थे, आपको याद है उसको उनके साथ क्या होता था? हाँ जी, याद है आपको अच्छे तरीके से। तो चौधरी परवेज लाई जैसी इस रीत को कायम करें ना, करें कायम, ताकि कायम करने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो कि जनाब हमने इस माशरे के अंदर एक इस्लाह कायम करनी है, इस माशरे के अंदर एक नई रस्म कायम करनी है, इस माशरे में नई चीज़ें लानी है। अगर आप नहीं लेके आएंगे, अगर आप ये कह दें कि जो एहतजाज करेगा मैं देखिए उससे एहतजाज को रोकें
जो पुरतशद्दुद है, जिससे रोड ब्लॉक होता है, जिससे टूट फूट होती है, उस एहतजाज को बिल्कुल रोकें। अगर आपको वो कोई पुरअमन एहतजाज करता है तो जमहूरियत का हुस्न है, क्यों जमहूरियत के हुस्न को खराब करते हैं? उसे करने दें। क्या आपने लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च नहीं किए? क्या आपने एहतजाज नहीं किए? क्या हर जुमे के रोज एहतजाज नहीं होता था? ये तो छोटी मोटी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ के सिटिंग जजेस के ऊपर बातें की हुई। तो फिर क्या उसकी कोई FIR हुई थी? बता देना मुझे, उसकी क्या कोई FIR हुई थी? इन्हें अदालत का कोई नोटिस नहीं हुआ था? छोड़ दें यार। फिर आप जो आप आज सुना रहे हैं मुझे, ये ऐसे नहीं ऐसे। हमें रवायात को तब्दील करना होगा। हमें इस बात को लाना होगा कि असेंबली में आने वाला शख्स बिल्कुल अपोजिशन करे, डट के अपोजिशन करे, लेकिन उन चीजों पे बात करे जिन चीजों से पाकिस्तानी अवाम को फायदा हो। वहां बात करें, आप बिल्कुल बात करें। आपको सीटें नहीं मिली, खुल के बात करें, पूछे उनसे कि जनाब बाप पार्टी को सीट मिल सकती है, हमें क्यों नहीं मिली? अगर उनके लिए कानून चेंज हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं? आइन कानून से बड़ा है, आइन की पाबंदी करें। ये बात सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट कहती है, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं? फिर उस पर इतनी देर क्यों? अगर कोई शख्स कह रहा है कि मैं इलेक्शन जीता हूं और आप फलां बंदा इलेक्शन हारा है, उसकी बात तो सुने, उसको चेक तो करें। अगर फार्म 45 उसने जाली बनाया है तो उसके इबरत का निशाना बना दें, और अगर फार्म 45 उसका असल है तो जिसने जाली बनाया है फिर उसको फारिग करें। एक रवायात तो कायम करें, लेकिन नहीं होगी कायम। इसलिए नहीं होगी कि मैं ना मानूं वाला बात है। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैंने नहीं मानना। मैं फैसला कर चुका हूं कि जो मर्जी हो जाए, हमने इस चीज़ को मानना ही नहीं। उस दिन अली जफर साहब से पूछा गया ना कि आपके खिलाफ सारे फैसले आते हैं, तो पता उन्होंने कहा जी हमें अब यकीन है, शायद हमने बड़ी अच्छी बहस की है, लेकिन नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए जी? जी। तो उसमें कोई गलती है? अकबर इस बाबर साहब कहते हैं 8.5 लाख वोट थे, 700 के करीब पड़े, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। चले, उन्होंने कही 8.5 लाख वोट थे। हाँ, उन 8.5 लाख वोटों को चले शुक्र है उन्होंने तस्लीम कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात है, ये रिकॉर्ड में रहना चाहिए। तो 16 बंदों के कहने पे आपने 8.5 लाख बंदों से नहीं पूछा, 16 बंदों के कहने पे आपने इंतखाबी निशान ख़त्म कर दिए। 8.5 लाख लोगों से नहीं पूछा। भाई PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 8 फरवरी था यासर साहब, जिस दिन लोगों ने PTI के हमायत याफ्ता लोगों को वोट दिए, करोड़ से ज़्यादा वोट दिए। 8 लाख मेंबर हैं तो करोड़ों लोगों ने वोट दिए ना, ढूंढ ढूंढ के दिए वोट। वो तो इंटर पार्टी इलेक्शन हो गया। बाप आप कहें कि जनाब जाएं सुप्रीम कोर्ट, मैं तो कहता हूं जाना चाहिए, फैसला होना चाहिए। अब यहाँ पे पार्लियामान के फैसले सारे के सारे उठा के सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए जाते हैं। रवायात हमारी तब्दील हो रही हैं, बदलती रवायात जो हैं हमें किस कोने में फेंक डालेंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।